हेलो साथियों, नमस्कार। मैं टीम स्टार क्लासेस से आशीष तिवारी एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके सामने ज्वालामुखी का एक खूबसूरत प्रकरण आपके समक्ष रख रहे हैं। चलिए आज हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो ज्वालामुखी यानी वोल्केनो, अंग्रेजी भाषा में इसे वोल्केनो कहा जाता है। चलिए आज हम ज्वालामुखी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आपको बता दें, ज्वालामुखी के बारे में आप सब लोग अक्सर सुनते होंगे कि पृथ्वी की सतह पर स्थित वह प्राकृतिक छेद या दरार, पृथ्वी की सतह पर जो प्राकृतिक छेद या दरार होती है, जिससे पृथ्वी के भीतर का, पृथ्वी के अंदर का लावा, राख, भाप और अन्य गैसें बाहर निकलती हैं, उसे हम ज्वालामुखी या वोल्केनोस कहते हैं। क्लियर। और आगे है, ज्वालामुखी से जब अत्यधिक मात्रा में लावा निकलता है तो वहाँ पर ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। तो चलिए आइए जानते हैं ज्वालामुखी के बारे में। आगे है आपका, ये देखिए, अभी हमने आपसे चर्चा की कि पृथ्वी का सतह पर कोई प्राकृतिक छेद या दरार हो, जिसमें से पृथ्वी के अंदर जो पिघले लावा मैग्मा होते हैं वो उस दरार के माध्यम से बाहर की तरफ निकलने लगते हैं, और वो जो लावा निकलते रहते हैं हमेशा, वो जो है आपको बता दें कि वो एक पर्वत का निर्माण कर देते हैं, पर्वत का रूप धारण कर लेते हैं, और आपको वो शंक्वाकार की तरह ऊपर की तरफ उठते चले जाते हैं। और ये आप देख रहे हैं, ये हिस्सा आपका जो है, ये देख रहे हैं ना आप, ये आपका पिघला हुआ लावा है। ध्यान दीजिएगा आप, ये पिघला हुआ लावा है। क्लियर। तो ये जो पृथ्वी पर आके फैलने लगते हैं, और फिर जो है इनमें काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें भी मिलती हैं, आपको काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें भी मिलती हैं। लोहा, निकिल जो है, ये आपका एल्युमिनियम, ये सब चीज़ें इससे जो है प्राप्त भी होती हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है ज्वालामुखी विस्फोट के कारण। अब इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो देखिए ज्वालामुखी का विस्फोट कैसे होता है। ये देखिए आपके समक्ष जो है शंक्वाकार के रूप में इसका आकार ऊपर की तरफ उठता चला जाता है, और जो इसमें लावा गाद होती, राख होती है, वो इधर उधर दोनों तरफ, चारों तरफ आपका वो फैलती चली जाती है और एक पर्वत का रूप जो है धारण कर लेती है। चलिए अब देखते हैं विस्फोट के कारण क्या हैं। भूगर्भ में अत्यधिक ताप का होना। पहला आपका कारण है भूगर्भ में अत्यधिक ताप का होना। तो पृथ्वी के भूगर्भ में अत्यधिक तापमान होता है। यह उच्च तापमान वहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ पर रेडियोधर्मी पदार्थों का विघटन रासायनिक प्रक्रमों तथा ऊपरी दबाव के कारण होता है। ऊपरी दबाव के कारण होता है। साधारणतया 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि 32 मीटर पर जो है नीचे की तरफ गहराई पर आपका 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ जाता है। यही आपसे प्रश्न किया था कि ज्वालामुखी का जो विस्फोट होता है, 32 मीटर की गहराई पर हम जब जाते हैं तो तापमान जो है कितना डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। तो सीधा सीधा उसमें आपका ऑप्शन 1 डिग्री सेल्सियस दिया था, और वही आपका सही आंसर था। तो ये चीज़ आपको हम बता दें, इसको नोट कर लीजिएगा आप। आगे है आपका, इस प्रकार अधिक गहराई पर पदार्थ पिघलने लगता है और भूतल की कमज़ोर भागों को तोड़कर बाहर आ जाता है। ये भूतल का मतलब आपका जो पृथ्वी का तल है, भूपर्पटी क्रस्ट जो है, वो कहीं से भी जहाँ से कमज़ोर हिस्सा मिलेगा वहीं से इसका जो है प्रस्फुटन हो जाता है, और वो आपका जो है वहाँ से ज़मीन खिसक जाती है, फट जाती है, और वहाँ से आपका ज्वालामुखी का उद्गार होने लगता है, जिसके कारण ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। जब भूतल कमज़ोर पाएगा और जब नीचे काफ़ी खौलती हुई चीज़, जब आप जैसे केतली में कुछ पकाते हैं, चाय बनाते हैं, जब नीचे से आंच जो है तेज़ मिलेगी तो सीधा सीधा वो है कि आपका उबाल मारेगा, ऊपर की तरफ बाहर आने की कोशिश करेगा। वही हाल है जब भीतर में, पृथ्वी के भूगर्भ में भीतर जब काफ़ी
ज़्यादा मात्रा में लावा मैग्मा जो है खौलने लगते हैं तो वो बाहर आने की कोशिश करते हैं। तो जहाँ से पृथ्वी का भूतल कमज़ोर मिलेगा वहाँ से वो तोड़कर उसको बाहर आ जाते हैं। यही होता है ज्वालामुखी विस्फोट। और हम आपको बताएं कि भूगर्भ में अत्यधिक ताप का होना ये पहला कारण था। ज्वालामुखी उद्गार होने का जो कारण था वो पहला कारण आपका है भूगर्भ में अत्यधिक तापमान का होना। क्लियर, अत्यधिक ताप का होना। और आगे है आपका दूसरा कारण कमज़ोर भूभाग का होना। अब इसके बारे में देखते हैं। ये दूसरा कारण है ज्वालामुखी विस्फोट के। तो ज्वालामुखी विस्फोट के लिए कमज़ोर भूभागों का होना अति आवश्यक है। देखिए अब आपको क्या यहाँ बताया गया कि जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है यदि कमज़ोर भाग ना मिले तो उससे क्या दिक्कत होगी। तो ज्वालामुखी विस्फोट के लिए कमज़ोर भूभागों का होना आवश्यक है। ज्वालामुखी पर्वतों का विश्व वितरण देखने से स्पष्ट हो जाता है कि संसार के कमज़ोर भूभागों से ज्वालामुखी का निकट संबंध है। प्रशांत महासागर के तटीय भाग, पश्चिमी द्वीप समूह, एंडीज पर्वत क्षेत्र का तथ्य इसका प्रमाण देते हैं। तो जो प्रशांत महासागर की पेटी है आपका, वहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। और जो एंडीज पर्वत है ये आपके उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्र है। ये एंडीज पर्वत पर जो है ज्वालामुखी विस्फोट काफ़ी मात्रा में होते हैं। इसलिए एंडीज पर्वत जो है इसका प्रमाण प्रशांत महासागर जो कि इस ज्वालामुखी का प्रमाण देते हैं। क्लियर। और आगे है आपका तीसरे नंबर पर गैसों की उपस्थिति। गैसों की उपस्थिति भी आपका ज्वालामुखी उद्गार का एक कारण है। ध्यान दीजिएगा, ये 3 कारण आप ध्यान दीजिएगा। आपसे सीधा प्रश्न करेगा कि ज्वालामुखी उद्गार के कारण क्या हो सकते हैं। तो पहला हम आपसे बताया कमज़ोर भूभाग का होना। आपका ये आपके सामने है गैसों की उपस्थिति। तो ये ऑप्शन में आपके बनेंगे। और भी ऑप्शन दे देगा माइनस का, और ये आपका प्लस में दे दिया। तो यदि आप गैसों की उपस्थिति को जानेंगे तभी तो इसको आप ट्रिक करेंगे, सही ऑप्शन आप जान जाएंगे ना। तो वही यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, उसको ध्यान से समझिएगा। अब हम आगे चलते हैं। जो तीसरा आपका है गैसों की उपस्थिति, इसके बारे में देखते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट के लिए गैसों की उपस्थिति खासकर जलवाष्प की उपस्थिति महत्वपूर्ण है। ज्वालामुखी विस्फोट में गैसों की उपस्थिति के साथ साथ आपका जलवाष्प की उपस्थिति भी महत्वपूर्ण है। वर्षा का जल भूपटल की दरारों तथा रंध्रों द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भागों में पहुंच जाता है। अब जो वर्षा का पानी होता है, आप सब देखते होंगे कि ज़मीन में जो आपके आसपास गड्ढे होंगे तो गड्ढों में आप देखते हैं कि कुछ समय तक पानी तो भरा रहता है बरसात के समय में, लेकिन बाद में वो सूख जाता है। पानी सूख जाता है। आप कहते हैं कि पानी जो है धरती प्यासी थी इसलिए धरती में चला गया। धरती प्यासी नहीं होती है। ये जो है आपका भूपटल यानी आपका जो धरती है वो उसमें जो है छोटी छोटी दरार छिद्र होते हैं और वो पानी धीरे रिस कर जो है आंतरिक भागों में चला जाता है। और वही पानी जो है फिल्टर के रूप में, शुद्ध पानी के रूप में फिर आप अपने नल द्वारा उसको पानी को निकालते हैं और पीते हैं। ध्यान से समझिएगा। और आगे है आपका वहाँ पर अधिक तापमान के कारण जलवाष्प में बदल जाता है। जब पानी नीचे जाता है तो वो जो है क्या होता है, गर्म होने लगता है। अधिक जो उसमें ताप आ जाता है तो वह जो है जलवाष्प के रूप में बदल जाता है। तथा आगे है समुद्र के नज़दीक, समुद्र तट के नज़दीक समुद्री जल भी रिस कर नीचे की ओर चला जाता है और जलवाष्प बन जाता है। जब जल से जलवाष्प बनता है तो उसका आयतन एवं दबाव काफ़ी बढ़ जाता है। जब काफ़ी मात्रा में जो है जलवाष्प जो है जल जो है वाष्प बन जाएगा तो उसका जो आयतन और दबाव काफ़ी बढ़ जाता है। क्लियर। अतः वह जो है भूतल पर कोई कमज़ोर स्थान पाकर विस्फोट के साथ बाहर निकल आता है, जिसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। जब भीतर जो पानी जाएगा और आप जान रहे हैं कि पृथ्वी गर्म है, पृथ्वी आपकी गर्म है, नीचे आपके लावा मैग्मा राख जो है जो कि काफ़ी मात्रा में जो पुराने समय में काफ़ी वर्षों पहले जो आपके पेड़ दबे हुए थे, आप
वो जो है पृथ्वी में गर्मी पैदा करते हैं, वो आपके लावा राख के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जो आपका पानी नीचे रिस कर जाएगा तो वो जो उसके संपर्क में आएगा तो क्या होगा आप बताइए, तो वो भी गर्म होगा ना पानी, तो उसका आयतन और तापमान इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो कमज़ोर स्थान पाकर विस्फोट कर देता है, जिसे हम आप लोग आम भाषा में कहते हैं ज्वालामुखी का विस्फोट हो गया। क्लियर। और अब आगे देखते हैं हम, आगे है आपका ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ। अब इसको देखते हैं, ये आपका नेक्स्ट स्टेप है। अब इसके बारे में देखते हैं हम। तो इसमें आपका कौन कौन सी गैस निकलती हैं उसको हम देखते हैं। तो इसमें से आपका CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, N2 और जल वाष्प की सर्वाधिक मात्रा जो है सबसे ज़्यादा 60 से 65% की होती है। आपकी गैस जो निकलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका SO2 है, N2 है और जल वाष्प, ये जो है काफ़ी मात्रा में निकलते हैं, ठीक ना। मतलब ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों में आपके ये गैस जो हैं आपके निकलते हैं। क्लियर। तो इनके साथ साथ जलवाष्प की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। आपके कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 जो और नाइट्रोजन, ये सब जो है कम मात्रा में है, लेकिन जलवाष्प काफ़ी मात्रा में है। क्लियर। तो आपसे यहाँ पर एक बार प्रश्न किया था हमने, मॉडल पेपर हम काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं, पढ़ते हैं, तो इसलिए हम आपको इस बात को बता देते हैं कि मतलब ये चीज़ हमने प्रश्न के रूप में देखा था, आपकी भविष्य में प्रश्न बनने की संभावना होगी। तो वहाँ पर दिया था कि पृथ्वी के अंदर सबसे सर्वाधिक मात्रा में किस चीज़ की उपस्थिति है जो ज्वालामुखी विस्फोट में एक अहम भूमिका निभाती है। उसमें गैसों का भी नाम दिया था, ठीक ना। उसमें आपकी CO2, SO2, N2 और जल वाष्प दिया था। तो उसमें जो है सर्वाधिक जो है प्रभाव कौन डालता है, तो जल वाष्प डालता है, जिसकी मात्रा आपके सामने है 60 से 65%। और यही जो है आपका ज्वालामुखी विस्फोट बनने का कारण होता है। अभी आपने गैसों के अभी हमने आपको गैस के बारे में बताया था, तीसरे नंबर स्टेप का, वहाँ पे आपने इसको देखा था जो है जल वाष्प की महत्ता को। क्लियर। तो अब आगे हम आपको बता दें, इसमें कुछ और हम जानकारी दे दें। जो गैस में आपका ज्वालामुखी उद्गार से कई ज्वलनशील गैसें निकलती हैं, उनमें आपका हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसें निकलती हैं। और साथ साथ आपका जलवाष्प ज्वालामुखी विस्फोटों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्लियर। और आगे आपको बता दें, जलवाष्प वायुमंडल के संपर्क में आकर ठंडा हो जाता है और वर्षा कराने में भी सहायक होता है। तो ये आपकी ज्वालामुखी से फ़ायदे हो गए, समझ रहे हैं ना आप। इसको आप नोट कर लीजिएगा, हमने आपको अलग से बताया। वीडियो को पॉज करके हमारी वॉइस को आराम से सुनकर इसको नोट करिएगा। क्लियर। और आगे आपको बता दें, एक और इसका कारण है तरल पदार्थ। तो दूसरा स्टेप है, ये आपका पहला था, दूसरा स्टेप में आप नोट कर लीजिएगा तरल पदार्थ। तो उसको हम बता दें कि ज्वालामुखी विस्फोट से तरल मैग्मा जो है बाहर की तरफ निकलता है, जिसका तापमान 600 से 1200 सेंटीग्रेड होता है। 600 से आपका 1200 सेंटीग्रेड होता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा तरल पदार्थ के रूप में। क्लियर। तो उसमें जो है आपका मैग्मा जो है आपका बाहर निकलता है और उसका तापमान 600 से 1200 सेंटीग्रेड होता है। क्लियर। और आगे एक और स्टेप हम आपको बता दें, ये दूसरा था तरल पदार्थ का। तीसरा आपको बता दें, यहाँ पर है नहीं, तो ठोस पदार्थ आपका है तीसरा ऑप्शन, तीसरा हेडिंग। तो उसमें आपको बता दें, ज्वालामुखी विस्फोट के समय लावा के साथ साथ राख, कंकड़ व विशाल शिलाखंड भी निकलते हैं। और आपका इसका एक हम बहुत ही ठोस उदाहरण हम आपको बता दें, ये इस पर एक मूवी भी आई थी हॉलीवुड में, पिक्चर का तो नाम हमें नहीं पता मूवी का। तो उसमें जो है ये इटली का जो आपका है जो ज्वालामुखी, वहाँ पर उस पर वो फिल्म शूट की गई थी। तो वहाँ पर जो है उसको पूरा विधिवत दिखाया गया कि मतलब विस्फोट में जो है आपके बड़े बड़े जो शिलाखंड है वो आग के रूप में होते थे, जलते अग्नि के प्रचंड ज्वाला के रूप में
विस्फोट होता था उससे जो है इटली में काफ़ी तहस नहस हुआ था। लगभग ये 1900 शताब्दी में हुआ था। तो जो है काफ़ी नुकसान हुआ था। लगभग 4 से 5 हज़ार लोग मारे भी गए थे। तो पिक्चर नाम तो मालूम नहीं है, सर्च खोज लीजिएगा, आपको पूरी जानकारी ज्वालामुखी से पूरी एक एक चीज़ आपको पता चल जाएगी। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है आपका ज्वालामुखी का वर्गीकरण एवं क्रियाशीलता के आधार पर ज्वालामुखी का वर्गीकरण हम आपको बता दें। चलिए इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो क्रियाशीलता के आधार पर ज्वालामुखी को निम्न 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका है सक्रिय ज्वालामुखी यानी एक्टिव वोल्केनोस। क्लियर। तो इस प्रकार के ज्वालामुखी में समय समय पर विस्फोट तथा उद्भेदन होता रहता है और लावा, धुआं तथा अन्य पदार्थ निकलते रहते हैं। जो सक्रिय ज्वालामुखी है उसमें जो है समय समय पर विस्फोट एवं उद्गार होता रहता है। उद्भेदन का उद्गार मतलब होता है, और लावा, धुआं और अन्य पदार्थ जो है निकलते रहते हैं तथा शंकु का निर्माण होता रहता है। जो लावा निकलेंगे तो वो ऊपर की तरफ उठते चले जाएंगे और उनका जो छिद्र है उस छिद्र के माध्यम से वो ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं और लावा उनके बगल में गिरता रहता है और वो एक पर्वत का निर्माण शंकु के रूप में कर लेते हैं। और आगे है इटली का एटना ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी का एक बेहतरीन उदाहरण है। इटली का जो है एटना ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, जो कि 2500 वर्षों से सक्रिय है। 2500 वर्षों से, ध्यान दीजिएगा, जो कि इटली का एटना ज्वालामुखी जो कि सक्रिय ज्वालामुखी के श्रेणी में आता है और 2500 वर्षों से सक्रिय है। तथा आगे है आपका सिसिली का स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, जो कि 15 मिनट बाद फटता रहता है और ऐसी आवाज़ आती है कि मानो कि जैसे आपका कहीं पे मिसाइल दागी जा रही हो, ऐसी आवाज़ आती है। बम जैसे फटता है उस तरह आवाज़ आती रहती है। तो सिसिली का जो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है प्रत्येक 15 मिनट बाद फटता रहता है और भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से आपका प्रश्न कई बार बना है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कौन कहलाता है। तो भाई आपको हमने आपसे बताया कि सिसिली द्वीप का स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, जो कि भूमध्य सागर का प्रकाश का स्तंभ कहलाता है। समझ में आई बात ना। यहाँ से आपका प्रश्न कई बार बना है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का सेंट हेलेना तथा फिलीपींस का पिनाट्यूबो सक्रिय ज्वालामुखी के अन्य उदाहरण हैं। क्लियर। यूएसए का सेंट हेलेना और फिलीपींस का जो है पिनाट्यूबो, जो कि सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ये भी आपका प्रश्न आ चुका है। क्लियर। अभी हमने आपसे ऊपर बताया कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है, और आपसे दूसरा प्रश्न करेगा कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो कोटोपैक्सी है। ध्यान दीजिएगा, इसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। बहुत ही धुआंधार क्लास आपके सामने हम रख रहे हैं। अब हम आगे देखते हैं, जो इक्वेडोर के दक्षिणी भाग में स्थित है। क्लियर। और इसे चमकती चोटी यानी शाइनिंग पीक के नाम से विख्यात है। इक्वेडोर में आपका कोटोपैक्सी है, जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है और सबसे ऊंचा है, और इसे क्या कहा जाता है, चमकती चोटी का ज्वालामुखी, जो कि कोटोपैक्सी को कहा जाता है, और जिसकी जो है मीटर में ऊंचाई कितनी है, 5897। क्लियर। जो कि आपका इक्वेडोर देश में कोटोपैक्सी है और इसे चमकती यानी शाइनिंग पीक कहा जाता है। क्लियर। अब आगे देखते हैं हम। ये देखिए आपका जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, अभी हमने आपसे चर्चा की, वही ये आपका है। उसका एक तस्वीर प्यारा सा आपके सामने हम रख रहे हैं। ये देखिए आपका
देखिए विस्फोट हुआ है। अब ये देखिए जो ये सब उसकी राख मलबे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो नीचे आपका सब जमा हुआ है ना, ये आपका उसका जो है मैग्मा है, लावा है। ये फिर जब ठंडा हो, जब शुरुआत में तो अब ये जो बह रहा है ये गर्म है, तरल के रूप में है, और बाद में जब इसे कुछ समय बीत जाता है तो ये फिर ठंडा हो जाता है और ठंडा होकर एक कठोर भाग का रूप धारण कर लेता है। क्लियर? तो ये आपका भूमध्य सागर का स्ट्रोम्बोली है, जिसे प्रकाश का स्तंभ कहा जाता है। हर 15 मिनट में इस पर विस्फोट होता रहता है। क्लियर? अब हम आगे चलते हैं। आगे है आपका कुछ सक्रिय ज्वालामुखियों के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। तो सक्रिय ज्वालामुखी में देखते हैं, पहला आपका है स्ट्रोम्बोली, जो सिसिली द्वीप के पास में है। यहाँ पर लेपर द्वीप लिखा हुआ है, तो ये गलत नहीं है। क्लियर? और इसके बारे में कहा गया है कि इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है, स्ट्रोम्बोली को। क्लियर? और आगे है आपका एटना, जो कि हमने आपसे चर्चा की, जो कि इटली में है, सिसिली द्वीप के पास। स्ट्रोम्बोली भी आपका सिसिली द्वीप में ही है। क्लियर? यहाँ पे लेपरी द्वीप लिखा है, तो ये गलत नहीं, ये भी सही है। ओके, तो जो ऑप्शन में मिले वैसे आपका लेपरी द्वीप नहीं लिखा मिलेगा, ज़्यादा करके आपका सिसिली द्वीप ही मिलेगा। और यहाँ पर एटना जो है इटली में है, कोटोपैक्सी आपका इक्वेडोर में है, अभी हमने आपसे ऊपर चर्चा की। और यह जो है विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, कोटोपैक्सी। समझ में आई बात ना भैया? अब हम आगे देखते हैं। आगे है आपका माउंट इरेबस, जो कि आपका अंटार्कटिका महाद्वीप में है, श्वेत महाद्वीप में है। क्लियर? और आगे है आपका किलायू, ये आपका हवाई द्वीप में है, हवाई द्वीप में आपका किलायू है। और आगे चलते हैं, आगे है आपका लांगिला, लांगिला एवं बागाना, जो कि पापुआ न्यू गिनी में स्थित है। मेरापी आपका इंडोनेशिया में है, ये भी बहुत ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है। आगे है आपका सुमेरु, ये आपका जावा क्षेत्र में है। दुकानो आपका इंडोनेशिया में है। आपको बता दें कि इंडोनेशिया में काफ़ी ज़्यादा जो है ज्वालामुखी के पर्वत पाए जाते हैं, और यहाँ पर हमेशा जो है विस्फोट होता रहता है ज्वालामुखी का। समझिएगा ध्यान से, इंडोनेशिया में ज़्यादा मात्रा में जो है आपके ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं, यानी ज्वालामुखी का क्षेत्र जो कि इंडोनेशिया में ज़्यादा मात्रा में है। और आगे आपका यासुर, या फिर इसको अपनी भाषा में, सामान्य भाषा में असुर समझ लीजिए, ठीक ना? तो ये आपका तात्रा द्वीप में है। क्लियर? उसके बाद है मोना लोआ, ये आपका हवाई द्वीप में है। ये आपका प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बना था। क्लियर? इसको इम्पोर्टेंट में लिख लीजिए, मोना लोआ को। क्लियर? और आगे है आपका बिल्लारिका, ये आपका है चिली में। ओके, अब हम आगे चलते हैं। आगे है आपका दूसरे नंबर पर प्रसुप्त ज्वालामुखी, डोरमेंट वोल्केनो। अब इसके बारे में देखते हैं। इस प्रकार की ज्वालामुखी में लंबे समय से विस्फोट नहीं होता, लंबे समय से विस्फोट नहीं हुआ होता, किंतु संभावनाएं बनी रहती हैं कि भविष्य में इसका उद्गार हो सकता है। प्रसुप्त यानी सोए हैं तो कभी तो उठेंगे ही। ध्यान से इनकी शब्दों को ध्यान से समझिएगा। प्रश्न में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग गलत करते हैं, प्रसुप्त सुसुप्त में गलतियां कर बैठते हैं, तो इसलिए इस बात को ध्यान दीजिए कि प्रसुप्त, प्रा आपका उपसर्ग लगा हुआ है और सुप्त मतलब सोया हुआ है। तो भविष्य में ये जो है इनका उद्गार हो सकता है, लेकिन वर्तमान में नहीं है, ये कभी भी उठ सकते हैं। यदि आप सोते हैं तो इतना तो जानते हैं कि सुबह तो उठना है, तो वही हाल इसमें है प्रसुप्त ज्वालामुखी डोरमेंट में, कि जो है उद्गार तो हुआ नहीं रहता वर्तमान में, लेकिन भविष्य में इसकी संभावनाएं बनी रहती हैं। ये ज्वालामुखी जब कभी भी क्रियाशील होते हैं तो जन धन की अपार जो है क्षति होती है। जापान का फ्यूजियामा, इटली का विसुवियस, इंडोनेशिया का क्राकाताओ जो कि प्रमुख उदाहरण है ज्वालामुखी के। भाई इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा।
आपसे प्रश्न करते हैं हमेशा। क्लियर। तो जापान का फ्यूजियामा, इटली का वेसुवियस, इंडोनेशिया का क्राकाताओ जो कि प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। बाकी आप कुछ ना पढ़िए, लेकिन इनको आप ध्यान में रखिएगा कि जापान में कौन से हैं, इटली में कौन से हैं, इंडोनेशिया में कौन से हैं, और कौन से सुषुप्त हैं, प्रसुप्त हैं, और कौन सक्रिय हैं। इनको आप ध्यान दीजिएगा। आपके प्रश्न यहाँ से ज़रूर करेगा, ये मेरी पूरी गारंटी है। आते हैं और आते रहेंगे। क्लियर। और अब आगे देखते हैं हम। ये देखिए आप, ये आपका प्रसुप्त ज्वालामुखी का एक नवीनतम उदाहरण हम आपके सामने रख रहे हैं। ये आपका जापान का फ्यूजियामा है। जापान का फ्यूजियामा जो कि आपका प्रसुप्त ज्वालामुखी है। ये आपका जापान में स्थित है। इसका एक नवीन उदाहरण हम आपके समक्ष पिक के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो चलिए अब आगे हम अध्ययन करते हैं। आगे है आपका कुछ सुषुप्त ज्वालामुखियों के बारे में, यहाँ पर उनको हमने लिखा है, तो इसको देखते हैं। पहला आपका है वेसुवियस, अभी हमने आपसे ऊपर बताया, इटली में है। फ्यूजियामा ये आपका जापान में है। क्राकाताओ आपका इंडोनेशिया में है। नारकोंडम द्वीप, माफ़ कीजिएगा, नारकोंडम जो है ज्वालामुखी है, और वह जो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। क्लियर। तो ये आपका प्रसुप्त में है, कभी भी उठ सकता है और विस्फोट कर सकता है। क्लियर। और अब देखते हैं तीसरे नंबर पर आपका है विलुप्त या सुसुप्त। अभी आपने ऊपर क्या पढ़ा, प्रसुप्त, अब नीचे आपका है विलुप्त, या इसको आप पढ़ सकते हैं सुसुप्त। ये उठने वाला है ही नहीं, ये हमेशा सोए रहेगा, जागेगा नहीं। प्रसुप्त में कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, 6 महीने जगता था, तो गारंटी थी कि वो जो है जगेगा, 6 महीने बाद ही जगेगा, लेकिन जगेगा, विस्फोट जरूर करेगा। रामायण का युद्ध भी किया उसने। तो अब देखते हैं विलुप्त का, विलुप्त के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी सुसुप्त की। इस प्रकार के ज्वालामुखी में विस्फोट प्रायः बंद हो जाते हैं और भविष्य में भी कोई विस्फोट होने की संभावना नहीं होती है। ऐसे ज्वालामुखी के मुख का जो है गहरा क्षेत्र धीरे धीरे क्रेटर झील के रूप में बदल जाता है, जिसके ऊपर पेड़ पौधे उगाते हैं। और इसका एक सटीक जो है उदाहरण है म्यांमार का पोपा ज्वालामुखी, और एडिनबर्ग का ऑर्थर सीट, और ईरान का जो है देवमंद एवं कोहे सुल्तान, जो कि विलुप्त ज्वालामुखियों के एक नवीन उदाहरण है। समझ गए ना भैया। अब देखते हैं आगे। आगे है आपका, ये देखिए, ये आपका है म्यांमार का पोपा ज्वालामुखी। अब इसमें जो है आपके विस्फोट होगा नहीं, ये आप जानिएगा, और ये जो है सोए रहेंगे। इनका भविष्य में जो है उद्गार होने की संभावना खत्म हो जाती है। तो ये आपके सुसुप्त में आ गए। क्लियर। तो ये म्यांमार का पोपा ज्वालामुखी है, उसका एक नवीनतम चित्र आपके सामने हमने रखा। तो चलिए अब इसके बाद हम आगे अध्ययन करते हैं। सुसुप्त में कुछ और जो ज्वालामुखी हैं उनके उदाहरणों को देखते हैं हम। अब देखिए, हाँ, एक और नाम है इसका सुसुप्त का, आपका शांत ज्वालामुखी। इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके 3 नाम हो गए, अब आपने पढ़ा और उसको आप रिवीजन करिएगा। एक आपका शांत है, एक आपका सुसुप्त हो गया। क्लियर। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, नामों को विशेष तौर पर आप ध्यान दीजिएगा, नहीं तो भैया गलती हो जाएगी तो दोषी मत ठहराइएगा। इसलिए हम आपको सचेत कर रहे हैं, नाम से भी आप फंस सकते हैं, तो इसलिए आप उसको ध्यान से इसको कवर करिएगा। अब देखते हैं इसके बारे में। इसमें पहला आपका है कोह सुल्तान, आपने पढ़ा, जो कि ईरान में है। देवमंद कहाँ है, ये भी ईरान में है। किलिमंजारो, ये आपका प्रश्न आपका बन चुका है भैया, ये आपका कहाँ पर है, तो तंजानिया में है। क्लियर। ये आपका प्रश्न आया है।
इम्पोर्टेंट में इसको दर्ज कर लीजिए। और आगे है आपका चिम्बराज़ो। चिम्बराज़ो ये आपका इक्वेडोर में है और आपका है एकांकागुआ एंडीज पर्वत श्रेणी पर है। और आपका पोपा, ये दोनों आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं। क्लियर। अब देखते हैं आगे कुछ हम नोट पॉइंट में आपको बता रहे हैं, इसको आप कहीं देखे नहीं होंगे, लेकिन फिर भी हम आपको ये ज्वालामुखी से ही संबंधित हैं, इसलिए हमने आपको हैंड राइटिंग में इसको हम दे रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आपको ये कहीं पे आपको मिलेगा नहीं, ना आप इसका नाम सुने होंगे। आप खुद कमेंट करके बताइएगा कि सर हमने इसका नाम नहीं सुना, आप बता रहे हैं। तो इसको आप ध्यान से देखिए और नोट कर लीजिएगा। ये गीज़र है। आपके घरों में जो है गीज़र पानी को गर्म करने के लिए बनाया गया, तो वो गीज़र जो है पानी को गर्म करने के लिए बनाया गया और वो जो है आपकी ज्वालामुखी से संबंधित है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। तभी जो है ये ज्वालामुखी से संबंधित है और इसको जोड़कर आपको इलेक्ट्रिसिटी में परिवर्तित करके एक गीज़र का नाम दे दिया गया, जिससे आप पानी गर्म करते हैं। तो देखते हैं गीज़र क्या है। गीज़र गर्म जल के ऐसे स्रोत होते हैं, गीज़र गर्म जल के ऐसे स्रोत होते हैं जहाँ पर थोड़े से अवकाश के बाद गर्म पानी निकलता है। थोड़े से समय के बाद, थोड़े से अल्प मात्रा के बाद जो है अल्प समय के बाद गर्म पानी निकलता है और इसका संबंध जो है आपका ज्वालामुखी से है। अब आप पढ़े होंगे तो बताइए, आप ज्वालामुखी में कभी भी आपकी निगाह में गीज़र शब्द कहीं आया? बताइएगा ईमानदारी से। हम आपको बता रहे हैं, हमको मालूम है कि प्रश्न आपको कहाँ से मिलेगा, कहाँ से फंस सकता है। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको आपके एग्ज़ाम में प्रश्न कहीं से आपके मिस ना हो, आप पूरे अटेम्प्ट करें, हमारी कोशिश रहेगी। और आगे हम आपको इसके क्विज़ेस को, इसकी प्रश्न श्रृंखलाओं को, सभी जितने हमने आपको पढ़ा रहा है, जितने हम आपको पढ़ा रहे हैं, उतने के हम आपकी क्विज़ेस आपके सामने करवाएंगे जो है। अब ये आपके भविष्य में हम आपको लेके इनके बारे में ज़रूर उपस्थित होंगे। क्लियर। तो ये गीज़र जो है आपका गर्म जल का ऐसा स्रोत है जहाँ पर थोड़े से अवकाश के बाद गर्म पानी निकलता है। इसका संबंध किससे है? तो ज्वालामुखी से है। क्लियर। और आपको बता दें इसका सबसे सटीक उदाहरण कौन सा है? ओल्ड फेथफुल गीज़र, जो कि आपका USA में है, यूनाइटेड में आपका ये पड़ता है। और दूसरा आपका है ग्रांट गीज़र, ये आपका आइसलैंड में पड़ता है। तो ये जो गीज़र जो है आपका एक USA में है और एक आपका आइसलैंड में है। USA में है जो उसका नाम आपका है ओल्ड फेथफुल गीज़र, और दूसरा आपका है ग्रांट गीज़र जो कि आइसलैंड में है। ये गीज़र के प्रमुख उदाहरण हैं और आपकी परीक्षा में एग्ज़ाम प्रश्न बनेगा तो ये आपके ऑप्शन में ज़रूर मिलेंगे, यदि बनेगा तो। इसलिए हम आपको यहाँ पर इसके बारे में जिक्र कर दिए हैं और इसको आप ध्यान से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर। और आगे है एक पॉइंट और आपके सामने हम रख रहे हैं। ये देखिए, ये आपके सामने जो दिख रहा है, ये ज्वालामुखी भविष्य में कभी उद्गार रहा होगा या हो रहा हो, तो जो है भीतर से आपके जो है ये जो पानी रिस कर नीचे जाता है, यही आपका भविष्य में या फिर गीज़र के रूप में, इसको गीज़र का संज्ञा दे दिया गया। तो देखिए पानी आपका निकल रहा है, देख रहे हैं ना आप, ये आपका पानी निकल रहा है। यही आपका कुछ समय बाद ये निकलेगा, फिर कम हो जाएगा, निकलेगा कम हो जाएगा। जैसे आपके चौक चौराहों पर आपके पानी निकलते हुए फव्वारे दिखते हैं, कभी कम होता है तो कभी तेज़ हो जाता है। वही आपका ये गीज़र आपके पृथ्वी से संबंधित है, ज्वालामुखी से, जो कि आपका ये देखिए निकल रहा है पानी। क्लियर। और अब ये आपका जो है USA में है, ये आपका ओल्ड फेथफुल गीज़र है। क्लियर। ये उसका जो है दृश्य है, उसकी तस्वीर है। अब हम आपको आगे लेके चलते हैं। आगे एक फैक्ट और है, धुआंरा। अब इसको देखते हैं हम। ये आपका धुआंरा है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। ये आपका धुआंरा है। क्लियर। अब धुआंरा के बारे में हम अध्ययन करते हैं।
धुआंरा एक ऐसा छिद्र या दरार होता है जिससे लगातार गैस या वाष्प जो है निकलता रहता है। अब तक आपने जो गीज़र पढ़ा था वहाँ पे आपकी जल आपका निकल रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गैस और वाष्प निकलता रहता है। विश्व में सबसे प्रसिद्ध हजारों धुआंरों की घाटी जो कि अलास्का में है, ध्यान दीजिएगा, हजारों धुआंरों की घाटी कहाँ पर है, ये आपका पीसीएस के एग्ज़ाम में आपका ये प्रश्न बन चुका है। धुआंरा अब जो है कुछ प्रश्न जो है अब पीसीएस के एग्ज़ाम के आपके टेट में पिछली बार कुछ प्रश्न रखे गए थे, और पिछली बार का टेट का पेपर जो है जैसा कि सब लोग बताए कि बहुत ही हार्ड पेपर था पर या ईवीएस का, तो कुछ क्वेश्चन आपके पीसीएस से उठाकर अब इसमें ला रहा है। तो आपको अब काफ़ी सतर्क हो जाना चाहिए कि अब आपका आगे आने वाले समय में टेट का पेपर जो है काफ़ी हार्ड होने वाला है और आपको उसी हिसाब से मजबूत होना होगा। हम आपको सतर्क कर रहे हैं, बाकी आप अपनी तैयारी करते रहिएगा और हमसे जुड़े रहिएगा। और आगे आपका है हजारों धुआंरों की घाटी जो कि अलास्का में है, और दूसरा आपका है हवाई टापू का धुआंरा जो कि आपका न्यूजीलैंड में है। क्लियर? तो ये आपका धुआंरा हो गया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपना विचार हमें ज़रूर दीजिएगा। हम बहुत मेहनत करके पीडीएफ तैयार करते हैं, आपके समक्ष लाते हैं, तो आपका एक हमारे लिए आपका प्यार बनता है कि एक अच्छा सा कमेंट, और कहीं से भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और आपसे एक वादा करते हैं कि टीम स्टार क्लास से जुड़े रहिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करिए। लक्ष्य की प्राप्ति करना हो तो टीम स्टार क्लासेस के साथ जुड़े रहना आवश्यक है। तो अब हम आपसे विदा लेते हैं। अगले वीडियो में फिर हम पुनः उपस्थित होंगे आपसे वार्तालाप करने के लिए। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।